हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आज मैं आपको लास्ट चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको एट ए ग्लैंस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच द फुल वीडियो टू बी बेनिफिटेड। ये नहीं कि आप उसको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो उसको पूरा वीडियो ध्यान से बैठ के देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर पाऊँ। एक मोटिवेशनल वीडियो, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। यानी कि अगर हम सोच लें कि हम इस फील्ड में वहाँ ऊपर ऊंचे शिखर पे पहुँचेंगे, ये तो हर कोई बंदा सोच लेगा बच्चों। लेकिन उस शिखर पे कौन पहुँचेगा? जिसके अंदर जुनून होगा कामयाब होने का। ठीक है, तो जुनून पैदा करो अपने अंदर, तभी आप अपनी सफलता को छू पाएंगे। अगर आप अपने ऊंचे ऊंचे टारगेट बना के रखे हुए हो, राइट, तो वो तो हर कोई सोच सकता है कि मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन बनता कौन है? जिसको वहां तक पहुंचने का जुनून होता है बच्चों। तो जुनून पैदा करो अपने अंदर, राइट। अभी आपको मैं जो लास्ट चैप्टर है उसमें जो इंट्रोडक्शन है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करती हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पीछे साथ एक ग्रुप हो कंट्रीज़ का ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये 3 डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जिसमें चाइना सबसे टॉप पे है, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। ठीक है, तो इन तीनों इकोनॉमीज ने कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, इंटरनेशनल ग्रुप्स को, ताकि टू स्ट्रेंथन देयर ओन इकोनॉमीज। तो आपका चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि कुछ ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे सार्क है, एशियन है, राइट, ब्रिक्स है, G20 है, G8 है। तो उसको आप देखेंगे और उसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज, राइट। उसके बाद आपका आ जाइए इंडिया के से रिलेटेड, आपने अपनी बुक में काफ़ी पढ़ रखा है, तो इंडिया का उन्होंने कुछ नहीं दिया है, राइट। पहले हम इसको कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि हम ग्रोथ के लिए कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और हम कंपैरिजन अपने से थोड़े से ऊपर वाले से करते हैं, बहुत ऊपर वाले से करेंगे तभी भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। और हम कंपैरिजन नीचे से करेंगे नहीं, राइट, हमें ऊपर जाना है। तो हमने इंडिया का कंपैरिजन अपने नेबरिंग कंट्री से किया, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज ही थे, ताकि हम जान सकें अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ। वीकनेसेस क्यों जानना है? ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, राइट। और स्ट्रेंथ क्यों जानना है? ताकि हम मोटिवेट हो सकें कि हम इसमें, इस एरिया में तो इससे बेटर है, राइट। तो कंपैरिजन मतलब टू नो अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और उसको हमने, जैसे आप अपने क्लास में बैठे होते हो, तो क्लास में हमें कम से कम क्लास के बच्चों से तो कंपैरिजन करना है। उसके बाद बाहर देखेंगे, राइट, इंडिया अपने सिटी में देखेंगे, फिर स्टेट में देखेंगे, फिर कंट्री में देखेंगे। तो इसमें हमने अपने नेबरिंग कंट्री से अपनी इंडिया की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है, ठीक है। अब इसमें इंडिया का आपने पहले ही पढ़ रखा है अपनी बुक में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 19 से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 91, और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का चैप्टर्स है, चैलेंजेस, राइट। तो इंडिया का इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि कंपैरिजन करने से पहले बच्चों हमें उसको जानना है, तभी तो। अब मैं 2 बच्चों का कंपैरिजन करने लगूं, तो उस कंपैरिजन करने से पहले मुझे जानना है कि ये बच्चे में क्या स्पेशलिटी है, ये बच्चे में क्या स्पेशलिटी है। तभी मैं कहूँगी कि इस एरिया में ये बच्चा इससे बेटर है और इस एरिया में ये बच्चा इससे बेटर है, ठीक है। तो हमें पहले इकोनॉमीज को जानना ज़रूरी है कि उनकी डेवलपमेंट पाथ क्या रहा,
तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में पहले कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, डेवलपमेंट जर्नी किसकी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, इंडिया की आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें पहले डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है बच्चों, ठीक है। 47 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना किसमें, 1949 में। पहला ईयर आपको ये याद करना है। 49 में रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 47 में इंडियन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। 51 में इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बने, 53 में आपके चाइना में बने, और सबसे बाद में कहाँ बने, पाकिस्तान में 56 में 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए। तो ये आपका नेक्स्ट आपका ईयर आपको जो याद करना है। फिर इसके बाद आपको याद करना है बच्चों कि हाँ, इंडिया ने मार्च 2017 को ये जो 5 ईयर प्लान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चल रही थी उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और हम किस पे आ गए बच्चों, नीति आयोग पे आ गए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान अभी भी 5 ईयर प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट। इंडिया सिंस 2013 पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द 13 का डेटा दिया है इस बुक में, कौन सी, 11th 5 ईयर प्लान जो कि 18 तक था, 13 to 18, और जो चाइना का था वो 14th 5 ईयर प्लान 21 to 25, और इंडिया ने मार्च 17 में ड्रॉप कर दी ये स्ट्रैटेजी, राइट। इसके बाद आ जाइए जो आपका ये कुछ सिमिलरिटीज है, राइट। इसके बाद आ जाइए चाइना का, ठीक है। चाइना का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट GLF, राइट, कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट उनकी स्ट्रैटेजीज थी वो GLF से स्टार्ट हुए। GLF 1958 में बना, फुल फॉर्म थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटेड इन 1958। किसने शुरू किया था, माओ जेडोंग ने शुरू किया था। उसका एम क्या था उसका, कि चाइना की जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी उसको मॉडर्नाइज करना था, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए माओ जेडोंग ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएट किया। अब वो क्या है कैंपेन, ये कैंपेन शुरू किया था। ये कैंपेन हम ग्रोथ को करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो किया, कम्युनिस्ट सिस्टम बनाकर। कम्युनिस्ट सिस्टम क्या था बच्चों, कि छोटे जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनको ज्वाइन किया उनके फील्ड्स को, और उनको फील्ड्स को ज्वाइन करके उसमें कलेक्टिव फार्मिंग की, क्योंकि बिग पीस ऑफ लैंड हो गया, और बिग पीस ऑफ लैंड पर कलेक्टिव फार्मिंग की, कैसे, क्या यूज़ करके, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके, क्योंकि स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पर मॉडर्न टेक्निक हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बिग पीस ऑफ लैंड पर उन्होंने मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर की, ठीक है, बाई अडॉप्टिंग कम्युनिस्ट सिस्टम, ठीक है। और उस समय 26,000 कम्युनिटीज बन चुकी थी, यानी कि सारे फार्मर्स ने अपने फील्ड्स को ज्वाइन किया, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड बनाए, और उस पर मॉडर्न टेक्निक से अपने आउटपुट को फास्टर रेट में बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट सिस्टम बनाया। किसके लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया कि लोगों को मोटिवेट किया कि अपने बैकयार्ड में ही अपनी स्मॉल कैपिटल से इंडस्ट्रीज डालो। जितना भी आपका कैपिटल है उसको बैकयार्ड में अपना इंडस्ट्रीज डाल के इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाओ। तो इंडस्ट्रीज का आउटपुट बढ़ेगा by setting more and more industries, right, even in their backyard by small capital, ठीक है। और एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ेगा किससे, मॉडर्न टेक्निक यूज करने से। तो क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और इकोनॉमी आपकी क्या बनेगी, मॉडर्न इकोनॉमी, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन यूज कर रहे हैं तो एग्रेरियन से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। ये क्या था, हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, ठीक है। और उसके बाद ये फेल क्यों हुआ, 3 नंबर का क्वेश्चन एक बार बोर्ड्स में आया था। फेल क्यों हुआ, दो आपको, एक तो सीवियर ड्रॉट के कारण फेल हुआ,
जिसमें 30 मिलियन लोग मरे थे, राइट। इसके अलावा दूसरा रीज़न था जो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स कहाँ पे, चाइना में भेजे हुए थे, ठीक है। उसमें जब थोड़ा उनमें डिफरेंसेस आए इन दोनों कंट्रीज़ में, तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल को वापस बुला लिया, ठीक है, जो कि चाइना को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के गाइड करने के लिए भेजे गए थे, उनको विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने से फिर चाइना की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो नीचे आने लगी, ड्रॉट से एग्रीकल्चर की ग्रोथ नीचे आने लगी, और जीएलएफ फेल हो गया, राइट। तो जीएलएफ कैंपेन को दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये, राइट। इसके अलावा एक आपको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था, ये क्या था, 65 में माओ जेडोंग ने स्टार्ट किया था। इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कौन सा ईयर से में 66 टू 76 चला था। ये ईयर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को कंट्री साइड में भेजा गया था, क्या करने के लिए, टू लर्न द कल्चर ऑफ चाइना। ये आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन बाय माओ जेडोंग, राइट। अब आ जाइए, नेक्स्ट था ड्वेल प्राइस रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे चाइना में, ठीक है। कौन से ईयर में, 78 में सबसे पहले चाइना ने किए। बच्चों चाइना सबसे आगे क्यों है, क्यों, क्योंकि वो गिरने से पहले ही समझ गया। जो जब बच्चों एक ठोकर लगती है और हम तभी समझ जाए, ठीक है, और एक हम पूरे गिर जाए, तो ठोकर लग के जब उठेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बच्चों, हम तुरंत उठ, थोड़ी सी ठोकर लगी और हम समझ गए कि गड़बड़ है और हम संभल गए और फिर हम स्पीड से आगे भाग सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे गिर जाएं तो पूरे गिरने के बाद उठने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। यही रीज़न था चाइना हमसे आगे है और इंडिया पीछे है, ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो रिफॉर्म्स इनिशिएट कर लिए थे 78 में कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा उसे जब महसूस होने लगा कि ये जो पॉलिसी चल रही है ये वर्क नहीं करेगी आगे, तो उसने तुरंत रिफॉर्म्स किए, ठीक है। इंडिया ने पूरा गिरने के बाद जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई 91 में हमने रिफॉर्म्स किए, टू लेट एज कंपेयर टू चाइना, ठीक है। पूरा हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में आ चुकी थी, तब हम समझे कि अब तो चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। लेकिन और हम समझे नहीं, हमें फोर्स किया गया था। किसने, वर्ल्ड बैंक ने, मैंने आपको बताया था, आईएमएफ ने जब हमें $7 बिलियन का लोन दिया था, तब हमको ये करने के लिए बोला गया था कि अब अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, अननेसेसरी प्रोटेक्शन मत दो, राइट। तब हमने रिफॉर्म्स लाए थे 91 में, राइट। अब चाइना में 78 में हुए, दो फेसेस में हुए। अब इनिशियल, ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, दो इनिशियल फेज में कब हुआ, किस पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे, 3 सेक्टर्स पे फोकस किया गया फर्स्ट फेज में, राइट। और सेकंड फेज में, और इसमें एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म किया था बच्चों, कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम बनाए थे उसको फिर से अलग अलग कर दिया पीसेस, और जो ज्वाइन किए थे पीसेस ऑफ लैंड टू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन इन एग्रीकल्चर, अब उसको अलग सेपरेट कर दिया उन पीसेस ऑफ लैंड को, और इंडिविजुअल फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए दिया। क्यों, क्योंकि जब हम कलेक्टिव काम करते हैं, कलेक्टिव होके, तो सब काम नहीं करते बच्चों, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो काम करते हैं और बाकी लोग सिर्फ अपना हिस्सा लेने चले आते हैं। जैसे एक काम स्कूल में किसी को टीम को दिया जाए तो टीम में सब काम नहीं कर रहे हैं। G6 आप बनाते हैं क्लास में, तो G6 में सब काम नहीं करते, उसमें 1-2 बंदा काम करता है और क्रेडिट सबको मिल जाता है, राइट, कि G6 ये वाला G6 टॉप पे है, राइट। तो ऐसा ही कम्युनिस्ट सिस्टम में भी हुआ कि उसमें जो सब लोग थे वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे रहे थे, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो पाई। तो रिफॉर्म के अंदर फर्स्ट फेज में जब 78 में किया तो कम्युनिस्ट सिस्टम को फिर से उन्होंने हटा दिया और पीसेस ऑफ लैंड को अलग अलग करके फार्मर्स को हैंड ओवर किया, इंडिविजुअल फार्मर्स को, और ओनरशिप फार्मर्स को नहीं दी।
ओनरशिप उसने गवर्नमेंट ने अपने पास रखी लैंड की, लेकिन लैंड को कल्टीवेट करने के लिए इंडिविजुअली फार्मर्स को हैंड ओवर किया और उसमें उनको डिसाइड किया कि जो आपका ये टैक्सेस है गवर्नमेंट को पे करने के बाद जितने भी आप इनकम जनरेट करेंगे इस पीस ऑफ लैंड पे, दैट विल बी ओन्ड बाय यू। अब मुझे ये कह दिया जाए कि भाई मुझे इतना दे दीजिए और जितना आप इनकम जनरेट करो ये तुम्हारी है, तो मैं अपना फुल पोटेंशियल डालूंगी, ठीक है। और ये किया रिफॉर्म्स में 78 में चाइना ने फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ, राइट। इसके अलावा उन्होंने किया सेकेंड फेज में, लेटर फेज ऑफ रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट सेक्टर थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दी, राइट। इसमें आपके उन्होंने क्या किया कि द प्राइवेट सेक्टर वर अलाउड टू प्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, उनको भी अलाउ किया टू प्रोड्यूस द गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। एंड एट दिस स्टेज इन एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, SOEs मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर मेड टू फेस कंपटीशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया, अब पब्लिक सेक्टर को क्या मिला, कंपटीशन, जैसे इंडिया में भी हुआ था, राइट। उससे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई। ये किस में हुआ था, लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने टारगेट बनाया था ग्रोथ के लिए, ठीक है। फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, तीन को फोकस किया। सेकेंड फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया और उस रिफॉर्म में क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करने की, और उससे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन मिला, राइट। फिर ड्वेल प्राइसिंग, ये सब 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्वेल प्राइसिंग थी, ड्वेल प्राइसिंग क्या सिस्टम क्या था, ये भी रिफॉर्म्स का एक पार्ट था। इसमें क्या किया कि जो एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उनको इनपुट खरीदना पड़ता था प्रोडक्शन के लिए, और इनपुट खरीदने के बाद आउटपुट बेचना था, राइट। तो इन एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट दे कुड परचेस at the official price, right, and a fixed quantity of output they could purchase at official price, right, which is here determined by the government, right। और उसके अलावा बाकी बचा, ठीक है, जो कि बाकी बचा इनपुट जो उन्हें खरीदना होता था, या बाकी बचा आउटपुट जो उन्हें बेचना होता था, उसको वो मार्केट रेट पर बेचते और खरीदते थे, बेचते थे अपना आउटपुट, खरीदते थे इनपुट, किस पे, मार्केट प्राइस पे। ये क्या हो गए, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय चाइना, कि एक ही कॉमोडिटी को 2 प्राइस पर वो खरीद रहे हैं इनपुट और 2 प्राइस पर वो बेच रहे हैं आउटपुट, एक तो जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, एक मार्केट प्राइस पे। ये था ड्वेल प्राइसिंग सिस्टम, ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। और उन्होंने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया, ठीक है, टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, राइट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, और जिससे कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। ये था आपकी जर्नी किसकी, चाइना की। तो चाइना की डेवलपमेंट जर्नी में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और इंडिविजुअल 3-3 मार्क्स में हर एक पॉइंट आता है, ठीक है, 3-3 मार्क क्वेश्चन में। अब आ जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जैसे इंडिया ने किया, राइट। इसके बाद वेरियस पॉलिसीज उसने अडॉप्ट बनाई फॉर द ग्रोथ ऑफ यू नो दैट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया की तरह अडॉप्ट किया फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह से उन्होंने, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड किया अर्ली 70s में। अर्ली 70s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर के लिए उसको
कर दिया कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप में रहेंगी, लेकिन लेट 1970s में उसको डी नेशनलाइज्ड कर दिया, फिर से उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। जैसे इंडिया में भी पहले कुछ इंडस्ट्रीज फिक्स कर दी थी शेड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर को, और उसके बाद रिफॉर्म्स के बाद क्या किया था कि केवल 3 इंडस्ट्रीज बची थी जो कि रिजर्व है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर को। यहाँ पे भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ था अर्ली 70s में, और लेट 70s में उनका डी नेशनलाइजेशन कर दिया था पाकिस्तान में, राइट। इसके बाद आ जाइए क्यों किया था, टू गिव द इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर, और वहाँ पे अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर आ जाइए फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s, राइट। लेट 1970s में जो पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था किस पर, फॉरेन लोन्स पर, फॉरेन एड्स पर, रेमिटेंस पर, जो उनके मिडिल ईस्ट कंट्री से आती थी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में तो जॉब नहीं था, राइट, तो वहाँ के लोग कहाँ काम करते थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुए तो वहाँ पे जॉब मिलना उनको बंद हुआ या कम हुआ, और वहाँ से रेमिटेंस बंद हो गई, एंड दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। बच्चों, री इमर्जेंस इसको बच्चे कतई भूल जाते हैं, ठीक है। वो सिंपल पॉवर्टी के रीज़न लिख देते, स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, राइट, एंड ये इलिटरेसी, ये सारा कॉमन पॉइंटेड पॉवर्टी के लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें पाकिस्तान में री इमर्जेंस वर्ड है, मतलब फिर से पॉवर्टी कम होने लगी थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर से बढ़ने लगी, यानी कि री इमर्जेंस। अब उसके स्पेसिफिक रीजंस आपको लिखने हैं, ठीक है। 3 रीजंस हैं री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी के। एक तो आपका वहाँ का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं है। अब एग्रीकल्चर तो सीजनल इंडस्ट्रीज है, अगर क्लाइमेट अच्छा है, नेचर ने सपोर्ट किया तो खूब प्रोडक्शन हुआ, और नेचर सपोर्ट नहीं करेगी, किसी साल हो जाएगा कि नेचर ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, नेचर ने जिस सब सपोर्ट नहीं किया तो लोग गरीब होने लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और एग्रीकल्चर गुड्स का ही वो एक्सपोर्ट करके, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते थे। उनकी फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आती थी, रेमिटेंस से आती थी, कि वहाँ के लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करते थे, ठीक है, और वहाँ से अपनी सैलरी को पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को भेजते थे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के पास आती थी। लेकिन जैसे रेमिटेंस कम हुआ फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो इन पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स थे फॉरेन करेंसी के वो कम हो गए, राइट। और उसके साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। अब एग्रीकल्चर गुड्स अगर मान लो नेचर उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, वहाँ से बाहर की कंट्री से पाकिस्तान के पास नहीं आएगी, और उसका रिजर्व्स फॉरेन करेंसी के गिर जाएंगे। तो ये रीज़न थे। और नेक्स्ट रीज़न था मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड फॉरेन लोन्स। पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंडेंट अपनी ग्रोथ के लिए किस पे रहा, जो उसको क्या देते थे, एड देते थे फॉरेन कंट्रीज, जिसमें कि वेस्टर्न नेशंस थे, ठीक है, यूएस वगैरह उनको एड्स देते थे। तो अगर वो एड देंगे तो ग्रो होगा पाकिस्तान, अगर एड नहीं मिलेगी तो लोग गरीब हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा फॉरेन लोन्स पे बहुत डिपेंडेंट था। फॉरेन लोन्स बढ़ते गए, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता गया, इंटरेस्ट देना मुश्किल हो गया, और इकोनॉमी किस में आ गई, क्राइसिस में आ गई, पॉवर्टी शुरू हो गई। अभी देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। तो री इमर्जेंस में पाकिस्तान के रेफरेंस में आपको पॉइंट लिखने हैं बच्चों, ना कि
आपको जनरल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी ये नहीं लिखने हैं, तो ध्यान रहे आपको। तो उसके बाद जो इस चैप्टर में है बच्चों, वो हमने फिर पहले हमने चाइना को जाना, फिर हमने पाकिस्तान को जाना, इंडिया को हम पहले ही जान चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, फिर हमने इनकी कंपैरेटिव स्टडीज शुरू करी। अब हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो कैसे करते हैं हम कंपैरिजन जो करते हैं वो कुछ बेस पे करते हैं कि पढ़ाई में ये बच्चा इससे अच्छा है, राइट, खेलने में ये बच्चा इससे अच्छा है। तो इसी तरह से हमने 3 इकोनॉमीज की जो कंपैरिजन किया वो ग्रोथ इंडिकेटर के बेसिस पे किया, डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे किया। डेमोग्राफिक इंडिकेटर जैसे कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, राइट, पॉपुलेशन का कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, राइट, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये क्या है हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ठीक है, उसके बेसिस पे किया। उसके बाद हमने ग्रोथ इंडिकेटर लिए, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ इंडिकेटर के बेसिस पे हमने तीनों कंट्रीज का कंपैरेटिव स्टडीज़ की। उसके बाद हमने सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे तीनों इकोनॉमीज का कंपैरिजन किया, जिससे कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हाउ मच दे यूज टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ these three economies। उसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया। पहला डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, दूसरा ग्रोथ इंडिकेटर्स के बेसिस पे, थर्ड सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और फोर्थ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के बेसिस पे तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन किया, ठीक है। अब इसमें डेटास हैं पूरे, कौन सा कंट्री कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है तीनों। अब पूरे जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो सारा प्री रिफॉर्म्स एंड पोस्ट रिफॉर्म्स। चाइना का लिया कि प्री रिफॉर्म्स में कैसा था और पोस्ट रिफॉर्म में चाइना कैसा हो गया। इंडिया का भी प्री रिफॉर्म्स 91 से पहले और 91 के बाद, चाइना भी 78 से पहले और 78 के बाद, पाकिस्तान भी 88 से पहले और 88 के बाद। और आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो। और इसके जो है लिबर्टी इंडिकेटर जो बॉक्सेस में बच्चों दिया हुआ है उसको भी जरूर पढ़ना है। लिबर्टी इंडिकेटर क्या है, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन की डिग्री तीनों कंट्रीज में कितनी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। कंट्री का कोई सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन अगर होने जा रहा है तो तीनों कंट्रीज में पॉपुलेशन का कितना पार्टिसिपेशन है ये हमें बताता है। ये क्या है, हमारी लिबर्टी है, ठीक है, ये लिबर्टी हमारी को दी गई है, राइट। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स, अब इसके एग्जाम्पल्स लिबर्टी इंडिकेटर के कुछ भी नहीं लिख देना है, जो बुक में दिया है दो, ठीक है। मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट्स गिवन टू द सिटीजन फर्स्ट, एंड सेकेंड है एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉज। ये दो ही लिखने हैं। अगर हम इसको लिबर्टी इंडिकेटर को इंक्लूड करें, ठीक है, to decide the welfare, well-being of people in these three countries along with the different indicators of human development, ठीक है, तो इंडिया की परफॉर्मेंस बेटर होगी क्योंकि इंडिया में हम लोगों को ज़्यादा लिबर्टी है एज कंपेयर टू चाइना, ठीक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर लें तो चाइना इज ऑन टॉप, ठीक है। जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो आपका रैंक हो, इसका जो
HDI का रैंक है चाइना का बेस्ट है तीनों कंट्रीज में, विच इज़ लोअर इज़ द बेटर, राइट। और जो वैल्यूज़ है जीडीपी की वो चाइना की हाईएस्ट है, हाईएस्ट इज़ द बेटर। उसके बाद जितने भी इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई, सैनिटेशन हुआ, मॉर्टेलिटी रेट हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हुआ, लाइफ, ये सारे इंडिकेटर्स में चाइना इज़ ऑन टॉप and India second and Pakistan is on bottom, ठीक है। ओनली इन सैनिटेशन कुछ साल पहले तक पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर था सैनिटेशन में बच्चों, ठीक है। लेकिन अब हमने पाकिस्तान के बराबर आ गए हैं। 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन बोथ द कंट्रीज आर गेटिंग द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, वाइल इन चाइना इट इज 75%, राइट। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंडेड हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, डेटास करो, इसमें कभी कभी टेबल्स दिए रहते हैं, टेबल्स का एनालिसिस करने के लिए आ जाता है बच्चों, ठीक है। टेबल्स का एनालिसिस जब करने आता है तो अगर आप कुछ भी नहीं छोड़ के तो कोई क्वेश्चन नहीं आना, कुछ भी नहीं तो डेटास को मेंशन करते हुए पॉइंट्स में, ठीक है। अगर आप लिखेंगे कि इस कंट्री में ये ज़्यादा है, इस कंट्री में ये कम है, तभी भी आपको ज़ीरो नहीं, कुछ आपको मार्क्स जरूर होंगे, राइट। लेकिन कुछ बच्चे कुछ भी लिख के नहीं आते, वो खुद से ही अपने को ज़ीरो अलॉट कर देते हैं। तो मेरा हमेशा है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड टू गेट द फुल मार्क्स इन ऑल दीज क्वेश्चंस आपको क्या करना है, उन डेटास को मेंशन करना है, ठीक है, अपने आंसर में। और उसको हाउ मच, उसको डिफरेंसेस को निकाल के हाउ मच कैलकुलेट करके कितना ज़्यादा कितना कम वो भी मेंशन करो। उसके बाद उसमें मेंशन करो उसके पीछे रीज़न कि ये ज़्यादा क्यों है, ये इतना कम क्यों हो गया, उसके पीछे रीज़न मेंशन करो। एटलीस्ट जो आपकी बुक में गिवन है उनको बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे पाकिस्तान में स्लो, जैसे आपका ये जीडीपी की ग्रोथ डाउन हुई, ठीक है, उसके पीछे रीज़न आपकी बुक में क्लियरली दिए, 6.3 से 5.3 हो गई, राइट। उसमें क्लियरली दिया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड दिया ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर का पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसकी तो जो बुक में रीजंस दिए हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट, कि इसका जीडीपी जो पॉपुलेशन है वो सेकंड हाईएस्ट है किसकी, चाइना की। अब हमारा इंडिया टॉप पे हो गया बच्चों, राइट। लेकिन जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो सबसे कम किसकी है, चाइना की, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे एंड प्रिपेयर योर बेस्ट। पूरे दिन पढ़ो, रात पढ़ो, लग जाओ, जुट जाओ, जुनून से पैदा पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।